नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जगतियाल में आज चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा के लिए लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां कोयम्बटूर में एक रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यूपी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीट दी है। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुभाषपा, अपना दल अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अभी तक 2 सूची के जरिए कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ तमाम सियासी पार्टियों की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिहार में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बातचीत के लिए आज जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार नई दिल्ली पहुंचेंगे। भाजपा और जेडीयू अंतिम बातचीत के बाद आज सीट शेयरिंग पर मुहर लगा सकती है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार 21 मार्च को वापस पटना लौटेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि सारी जानकारी बॉन्ड नंबर समेत सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 से पहले का बॉन्ड्स का डाटा सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता की मांग को अस्वीकार किया। अदालत ने एसबीआई चेयरमैन से गुरुवार तक आदेश पर अमल को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से डाटा मिलने के तुरंत बाद ही ईसीआई इसे अपनी वेबसाइट पर डाले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। बीती साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा है कि वह कानून का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि उनके पास सम्मान नहीं बचा है, सिर्फ समन बचा है, तो उन्हें समन का जवाब तो देना चाहिए। सभी जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रोच की है। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है और राहत बचाव कार्य जारी है। अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हो गया। बीती रात करीब 1 बजे साबरमती आगरा कैंटर ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए पास ही के अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं। दुर्घटना राहत ट्रेन भी मौके पर पहुंच गई है। ट्रेन का रेस्टोरेशन का कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
बिहार में आज एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह हादसा तब हुआ जब खगड़िया जिले में एक कार और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय नौसेना के स्टेशन कमांडर्स की कार्यशाला का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार उद्घाटन और समापन भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्टेशन कमांडर, यूनिट प्रमुख और कमांडिंग अधिकारी लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और देश भर में फैले सभी नौसैनिक स्टेशनों के समग्र प्रशासन में सुधार के लिए मंथन करेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी सेशेल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए सेशेल्स रवाना हो गई है। ये सैन्य अभ्यास 27 मार्च तक सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लमितिये का अर्थ है मित्रता। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वर्ष 2001 से इसका आयोजन सेशेल्स में किया जा रहा है। भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल प्रत्येक से 45 कर्मी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर भाजपा में शामिल हो गए हैं। सैयद जाफर मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव थे। अरब सागर में 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोलकाता गिरफ्तार 35 समुद्री लुटेरों को भारत ला रहा है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में ले लिया है और बड़े ऑपरेशन के बाद बचाए गए 17 चालक दल के सदस्यों के साथ उन्हें भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और कल संकटग्रस्त व्यापारिक जहाज MV रुएन के चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया। व्यापारिक जहाज को भी भारत लाया जा रहा है। भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर समूह की तीसरी बैठक कल मालदीव की राजधानी माले में आयोजित है। दोनों पक्षों ने मालदीव के लोगों को मानवीय सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के संचालन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय तकनीकी कर्मियों की चल रही नियुक्ति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर नई दिल्ली में आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 15 से 31 मई के बीच CUET UG परीक्षा आयोजित करेगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई को आम चुनाव की तारीखों के बीच पड़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 26 मार्च को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद CUET UG के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जबरवान पर्वत श्रृंखला के जंगल में भीषण आग लग गई है। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। बुधवार तक चलने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन हैं। महाकुंभ में AI, B2B, एग्रीटेक, डीपटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। स्टार्टअप महाकुंभ में 1000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक निवेशक, 5000 भावी उद्यमी और 40,000 आगंतुक भाग लेंगे। इस मौके पर 34 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप नेस्कॉम पवेलियन में अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए हैं। पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए। अडानी ग्रुप ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डा, जिंस, सीमेंट और मीडिया क्षेत्र तक फैले अपने कारोबार में 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है। पिछले साल की तुलना में अप्रैल और मई में ऑनलाइन ट्रेवल कंपनियों की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सर्च 150% तक बढ़ गया है। भारतीय रेलवे ने इस साल कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजस्व के मामले में पिछले साल की तुलना में 17,000 करोड़ की उछाल दर्ज की गई है।
नियामक सेबी ने शेयर बाजार में व्यापार को बेहतर और आसान बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दे दी। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली संस्थाओं को छूट प्रदान करना शामिल है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। जीएसटी में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जोमेटो को 8 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह नोटिस गुजरात के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स द्वारा जारी किया गया था। खेल क्षेत्र की खुदरा कंपनी डेकाथलॉन द्वारा भारत में उत्पादन और खुदरा पहुंच को और बढ़ाने के लिए निवेश में तेजी लाने की बात कही गई है। डेकाथलॉन भारत से अपने उत्पादन का 65% वैश्विक बाजारों को निर्यात करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 81,763 करोड़ गिरा है। आर्थिक परिदृश्य में सुधार और घरेलू मोर्चे पर मजबूत आंकड़ों के कारण मार्च में विदेशी निवेशकों ने अब तक 40,710 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद से म्यूचुअल फंडों ने पेटीएम में अपनी 1/4 हिस्सेदारी घटाई। प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता बंधन बैंक जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा और अप्रैल या मई में वह इसका ऐलान करेगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। एडवांस टैक्स पेमेंट ने नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा दिया है, जो अब इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 19.45 लाख करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य को पार कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से 15 मार्च 2024 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.95 लाख करोड़ रुपए रहा। महज 2 साल के भीतर ई कॉमर्स अपनी फ्लिपकार्ट के मूल्यांकन में 41,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बीच इक्विटी लेन देन के बाद यह जानकारी सामने आई है। पॉलिसी बेचने के नाम पर ग्राहकों से हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव की जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। पुतिन 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। पुतिन ने कहा कि चुनावी जीत रूस के समाज को और मजबूत करेगी। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागे है। जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसका दावा किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल का दौरा किया। स्कोल्स ने कहा कि उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को भूखमरी की ओर नहीं ढकेल सकते। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गजा में सैन्य अभियान जारी रखेगा। आइसलैंड के रेक्चेन्स में देर रात ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। पिछले 4 महीने में आइसलैंड पर होने वाला यह चौथा ज्वालामुखी विस्फोट है। चुनावों में पुतिन की जीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं।
युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नकारते हुए इजरायली पीएम ने कहा है कि इजरायल हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। अमेरिका स्थित वॉशिंगटन डीसी से गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर 13 गेंद में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए खास बात यह रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए हैं और बेंगलोर को पहली बार जीत हासिल हुई, वह भी फाइनल जैसे मैच में। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीनगर के डल लेक के किनारे रोमांचक फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग द्वारा आयोजित 1.7 किलोमीटर लंबी फॉर्मूला 4 कार रेस की शुरुआत डल झील के ललित घाट से शुरू होकर नेहरू पार्क पर समाप्त हुई। वहीं इस फॉर्मूला 4 रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह देखना बहुत सुखद है। यह जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। पीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरिधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने विजेता टीम को बधाइयां दी। नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की है। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एथलीट गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 वर्षीय गुलबीर सिंह ने 27 मिनट 41.81 सेकंड का समय निकालकर सुरेंद्र सिंह द्वारा 2008 में बनाए गए 28 मिनट 02.89 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईगा श्वांतेक ने इंडियन वेल्स के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में शीर्ष वरीय ईगा श्वांतेक ने मारिया सक्कारी को हराया। कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। खिताबी मैच में कार्लोस ने मेदवेदेव को हराया। अभिनेता वरुण धवन एक बार फिर अपनी आगामी फिल्म बेबी जॉन की शूटिंग शुरू कर दी है। वरुण ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख ने अपनी अगली फिल्म मर्डर मुबारक की शूटिंग पूरी कर ली है। निर्माता मनीष मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की आधिकारिक जानकारी दी। रिलीजिंग के महज 2 दिनों में सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा ने 10 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई कर ली है। योद्धा ने बॉक्स ऑफिस पर 6.01 करोड़ रुपए का कारोबार किया। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर क्रू का ट्रेलर जारी हो गया है। स्मगलिंग की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अदा शर्मा स्टारर फिल्म बस्तर का बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन जारी है। शनिवार को फिल्म में 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2024 में खिलाड़ी कुमार एक और बड़ी फिल्म सिरफिरा लेकर आ रहे हैं जो बेहद खास होने वाली है। अगली फिल्म सिंघम अगेन है जिसकी शूटिंग जोरों से चल रही है। अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने अभी से मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना स्टारर स्त्री 2 इस साल 30 अगस्त को रिलीज होगी। करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी में आपको बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी की जिंदगी की अनसुनी दास्तान देखने को मिलेगी। इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देखा जा सकता है।
इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज 29 मार्च को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। प्राइम वीडियो ने लोकप्रिय वेब सीरीज आउटर रेंज के दूसरे सीजन की पुष्टि कर दी है। ए वतन मेरे वतन 21 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। केजीएफ फिल्म यश अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफी सुर्खियों में है। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में करीना कपूर भी नजर आ सकती हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।